आजकल आशूब चशम की बीमारी फैली हुई है, जिसकी वजह से हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अलार्म क्रिएट हुआ है। आशूब चशम जो है, ये टेक्निकली इसे एडिनो वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, क्योंकि ये वायरस की वजह से होता है, लिहाजा उस वायरस का नाम एडिनो वायरल है और ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस की एक टाइप है। ये हर साल ये आशूब चशम एडिनो वायरल कंजंक्टिवाइटिस की बीमारी आती है। साल में 2 दफ़ा आती है। जब चेंजिंग वेदर होता है उस वक्त ये बीमारी आती है। और इस दफ़ा शायद यूँ हुआ कि चूँकि बैकग्राउंड में कोविड वाला था, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको समझा कि शायद कोई एक और कोविड की जो है तरह की कोई बीमारी पैदा हो गई है। तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अलार्म क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वायरस है और वायरस की नॉर्मल उम्र 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते में ये वायरस अपनी जगह से बॉडी से इरेडिकेट हो जाता है। इसको बॉडी से ख़त्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए जो इंसान की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो इसको ओवरकम करती है। अच्छा, अब इसकी जो अलामात हैं, हम सबको मालूम है कि आँखों में जो है वो शुरू में लगता है जैसे आँखों में ख़ारिश हो रही है, फिर पानी आना शुरू हो जाता है, फिर आँखों में रेडनेस होनी शुरू हो जाती है, फिर पेन होनी शुरू हो जाती है। पहले एक आँख इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे लोगों में एक ही इन्वॉल्व होने के बाद ठीक हो जाती है, कुछ लोगों में दूसरी आँख भी इन्वॉल्व हो जाती है और घर के फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारा बेसिकली वायरल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके साथ साथ लोगों में ज़ुकाम भी हो सकता है, इसी वायरस की वजह से खांसी भी हो सकती है, इसी वायरस की वजह से जो वो पेट भी ख़राब हो सकता है। तो ये बुखार भी हो सकता है इसमें, यहाँ पे गिल्टी बन सकती है, कान के आगे गिल्टी बन सकती है, तो आपको लगेगा यहाँ पे भी आपको कोई चीज़ है जो कि गिल्टी बनी है, दर्द कर रही है। यहाँ पे भी हो सकता है कि गिल्टी लगे आपको कि बनी है, दर्द कर। ये सब इस वायरस के जो है ना अलामात और इस वायरस की जो आउटकम्स हैं। इसकी अलामात के बाद अगली बात ये आती है इसका करना क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो वायरस है, बॉडी का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है, इसको ओवरकम करता है। अब जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो उसको बूस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम अच्छी डाइट, जो नॉर्मल हमारी घरों में डाइट होती है, वो सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्स, बॉइल्ड एग्स आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी हाइड्रेशन बेहतर करें आप। और ये तो नॉर्मल वो चीज़ें हैं जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर होती है। आँखों के लिए, जब आपकी आँखें लाल हैं, दर्द कर रही हैं, तो आप कोल्ड कंप्रेस यानी कि ठंडे पानी के साथ आप आंखों में छींटे मार सकते हैं। कपड़ा जो है वो ठंडे पानी में भिगो के आँख के ऊपर रख सकते हैं, उससे आपको वक्ती तौर पे जो है रिलीफ मिल जाएगा। ये चूँकि तकलीफ़ दे अमल है, सो लिहाजा इसके लिए हम आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दे देते हैं। अब एंटीबायोटिक ड्रॉप्स बेसिकली इस वायरस को कुछ नहीं करते, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन क़ुव्वत मुदाफ़अत को पे अटैक करती है, उसकी वजह से बॉडी में जो है एंटीबायोटिक्स जो है वो हमला करने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। तो हम जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं, वो हम आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं। आँखों में स्टिकीनेस हो जाती है, सुबह उठते हैं तो आँखें जुड़ी हुई होती हैं, उसके लिए हम आपको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देते हैं, ताकि रात को आप ऑइंटमेंट लगाएं, सुबह उठें तो आँखों में आँखें जुड़ी हुई ना हो, स्टिकीनेस ना हो। अगर दर्द है जिसमें में पॉन्स्टॉन की टैबलेट ले सकते हैं, जो साथ कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट। अगर इससे आप समझते हैं कि आपकी हालात कंट्रोल में है, बहुत तकलीफ़ में नहीं है, तो ऐसे ही रहने दें, इंशाल्लाह 1 हफ़्ते में ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं इससे ज़्यादा है, तो आप एंटीबायोटिक ड्रॉप शुरू कर दें और साथ रात को ऑइंटमेंट डालना शुरू कर दें। और अगर लगता है कि आपकी आंखों में धुंधाहट आना शुरू हो गई है और बीमारी आपको लगता है नहीं ज़्यादा है, तो फिर आपको किसी डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। अब तमाम मरीज़ जिनको आशूब चशम है, मैं नहीं समझता उन तमाम को डॉक्टर के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आप इन हदायत पे अमल करें तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये मसला आपका हल हो सकता है। एक और अहम चीज़ ये है कि चूँकि ये बीमारी फैलने वाली है, लिहाजा जो आपके घर में जो बाकी अफराद हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों में जब ये बीमारी आती है तो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होता है खौफनाक, उनकी आंखें सूज जाती हैं, बहुत एक बड़ों में, एडल्ट में इतना नहीं, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा वो खौफनाक सी पिक्चर उसकी बन जाती है। सो वो उसके लिए आप बच्चों को अपने से दूर रखें, तौलिया तकिया अपना अलग करें। घर में बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको भी बीमारी बहुत शिद्दत के साथ आती है, इसलिए कि उनमें भी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है। लिहाजा उनको भी आप कोशिश करें कि वो भी आप, अगर आपको बीमारी है तो आप अपने आप को उनसे अलग रखें। बाकी काम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ बच्चों को स्कूल ना भेजें अगर किसी को प्रॉब्लम आ गई है। आप भी अगर आपको प्रॉब्लम है और आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं, बेहतर है आप 1-2 दिन घर पे रेस्ट करें। रेस्ट करने से भी क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर होती है। तो ये बेसिकली वो मेजर्स है जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़अत इंसान की बेहतर होनी शुरू हो जाती है।
और जो इनिशियल की स्टेज है या ये वो स्टेज है जिसमें ये बीमारी फैल रही होती है, आपके आंसू आपकी आंख में से जो निकले उनमें भी जरासीम होते हैं, आपके हाथों को लगते हैं, आप जाके दरवाज़ा खोलने के नॉब को लगाते हैं, आपके जरासीम नॉब में चले गए, नॉब को कोई और आदमी हाथ लगाएगा, उसकी आंख हाथ पे जरासीम आ गए और वहाँ ये बेसिकली इस तरह से कॉन्टैक्ट से फैलना शुरू हो जाता है। तो ज़ाहिर है इसको अवॉइड करना चाहिए हमें। और बाकी ये कि अगर आपको लगता है कि नज़र में भी ख़राबी आ गई है और ठीक नहीं हो रही है तो फिर आपको किसी लाजमी आई स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। और आई स्पेशलिस्ट वो देखता है कि आँख का जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस हद तक है, आँख का जो कॉर्निया है सेंटर ऑफ द आई, कई दफ़ा इसमें वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। अगर सेंटर ऑफ द आई इन्वॉल्व हो गया तो फिर आपको एंटीबायोटिक के अलावा कुछ और ड्रॉप्स भी आँख में डालने की ज़रूरत है। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन क्यों अवेलेबल नहीं है? जब हम ये कहते हैं कि हर साल ये बीमारी आती है तो हमने वैक्सीन क्यों नहीं बना ली? जैसे बाकी कोविड की वैक्सीन आ गई और जो वायरसेस हैं जो कि ख़तरनाक हैं उनकी वैक्सीन आ जाती है। तो इसकी वैक्सीन इसलिए अवेलेबल नहीं है कि ये वायरसेस कोई 17 प्लस डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये अपनी अपनी शक्ल कोई बड़ा ये यू कैन कॉल इट एन एक बड़ा इंटेलिजेंट सा वायरस है जो कि कुछ अर्से के बाद अपनी शक्ल बदल लेता है। अब जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो हम किसी ख़ास कैटेगरी के जो जीनोम है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाते हैं। ये वायरस कुछ इसके बाद अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। सो जो हमने पहले वाली वैक्सीन बनाई हो तो वो फिर अगले नेक्स्ट जो जब स्ट्रक्चर चेंज करता है तो उसमें इफेक्टिव नहीं होती। सो इसी वजह से इसकी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। दूसरा मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जो सऊदी अरब में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा आती है, हज से लोग आते हैं उनमें आती है, वैसे भी जो सऊदी अरब के रेजिडेंट्स हैं उनमें भी ये बीमारी काफ़ी फ्रिक्वेंटली आती है। मैं समझता हूँ कि इसका किसी हद तक जो है ना, जो इंडोर जो लोग बहुत ज़्यादा घरों में रहते हैं, एसीज़ में बैठे हुए हैं, एसी वाली गाड़ी में गए, उनमें कंपैरेटिवली जो है ये ज़्यादा मैंने महसूस किया कि उनमें ज़्यादा स्प्रेड है उन लोगों के निस्बत जो गांव में हैं, जो ओपन जगहों पे रहते हैं, खुली जगहों पे रहते हैं। उनमें मैं समझता हूँ कि शायद इसका स्प्रेड उतना ज़्यादा नहीं है। इसका ज़्यादा स्प्रेड शहरों में इस वजह से है कि हम क्लोज़ कंपार्टमेंट्स में रहते हैं और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा इन कांटेक्ट में होते हैं, एसीज़ वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ओपन एयर में हम लोग कम जाते हैं। प्रॉब्ली दैट कैन बी वन रीज़न, बट ऑब्वियसली इस पर एक रिसर्च करने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोग इसमें फ़र्स्ट एड के तौर पे गुलाब का अर्क या आब ज़मज़म डालने की कोशिश करते हैं। मेरा ख़्याल ये है कि चूँकि गुलाब के अर्क में स्टैंडर्डाइजेशन का मसला है कि वो जो सारी बॉटल्स होती हैं वो एक तरह की नहीं होती। अगर वो गुलाब के अर्क के अंदर ही जरासीम हुए, आपकी ऑलरेडी आँख की जो है वो इम्यूनिटी कम हुई है, तो वो जो गुलाब का अर्क है वो पॉसिबल है कि फ़ायदे के बजाय नुकसान न पहुंचाना शुरू कर दे। उसकी वजह ये है कि उसकी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। हमें नहीं मालूम कि वो जो उसके अंदर पानी है उसमें कुछ जरासीम है नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि शायद इतना अच्छा आइडिया नहीं है कि आपने बॉटल ली जो जरासीम वाली है वो आपने आँख में डाल ली, ऑलरेडी आपकी आँख में प्रॉब्लम है, तो मेरा ख्याल है कि शायद इट्स नॉट अ गुड आइडिया। और दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक़ आब ज़मज़म का है, आब ज़मज़म का भी ये है कि आब ज़मज़म के बारे में हम क्या अपने नाचीज़ ज़बान से कोई अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन ये कि आब ज़मज़म भी जो है वो महीना पुराना होगा, किसी बॉटल में पड़ा होगा। अगेन वही बात जो मैं कह रहा था अब उसके अर्के गुलाब के बारे में कि हमें नहीं मालूम कि उसके अंदर जरासीम है नहीं है क्या है। सो मेरा ख़्याल है जो रनिंग वाटर है, साफ़ पीने वाला रनिंग वाटर, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं तो समझता हूँ कि उस तरफ हमें जाना चाहिए किसी और मनोवर की बजाय। अच्छा, एक चीज़ जो हम घर में कर सकते हैं वो ये है कि आर्टिफिशियल टीयर्स बहुत सारी तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आँख में डाले जा सकते हैं। अब आर्टिफिशियल टीयर्स का जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि वो आँख के अंदर से जो एलर्जेंस हैं या जो आँख के अंदर जो जरासीम हैं या वो जो जरासीमों ने जो केमिकल्स आँख में छोड़े हुए हैं जिसकी वजह से आपकी आँख में रेडनेस है, आपकी आँख में ख़ारिश है, आपकी आँख में पानी आ रहा है, तो वो बेसिकली जो जरासीमों के अंदर जो केमिकल्स छोड़ते हैं, टॉक्सिन्स जो छोड़ते हैं, उसकी वजह से वो हो रहा होता है। तो आर्टिफिशियल ये टीयर्स जो है वो ये है कि वो आपकी आँख के अंदर से जो ये जरासीम का और जरासीमों का बाकी जो चीज़ें टॉक्सिन्स छोड़े हुए हैं उसको वॉश करता रहता है। सो आप दिन में 10 दफ़ा बेशक आर्टिफिशियल टीयर्स डालें, उसका कोई नुकसान नहीं है। एक तो वो स्टरलाइज होंगे और प्लस उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कुछ ऐसे भी केमिकल्स हैं पोविडीन टाइप हैं जो कि इन जरासीमों के अगेंस्ट भी काम करते हैं। सो आर्टिफिशियल टीयर्स इज़ ए गुड आइडिया कि अगर घर में आपके आर्टिफिशियल टीयर्स अवेलेबल हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी और चीज़ के निस्बत। बाकी ट्रीटमेंट जो है वो तो एक हमने आपसे डिस्कस कर ली।